सब्सक्राइब कीजिए यूनिक इंजीनियरिंग टिप्स चैनल को और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए। हाय गाइस, हाउ आर यू? इट्स मीन नवेद हियर। तो पिछले जो वीडियो में हमने डिस्कस किया था जो पोर्ट और सीवीएम का न्यूमेरिकल था, उसमें हमने सिंपल न्यूमेरिकल सॉल्व किया था, जिसमें हमने एक्सपेक्टेड टाइम फाइंड आउट किया था, नेटवर्क ड्रा किया था और हमने जो क्रिटिकल पाथ फाइंड आउट किया था। अब इसमें जो है हम क्रैशिंग इन पोर्ट एंड सीवीएम पे न्यूमेरिकल फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्रैशिंग होता क्या है। तो क्रैशिंग को हम थ्रू डायग्राम जो है अगर हम समझने की कोशिश करेंगे तो सपोज करो हमारे पास एक नेटवर्क है, जैसे इवेंट नंबर फर्स्ट है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, लेट इट बी 5। ये हमारे पास एक नेटवर्क है। इस नेटवर्क में जो हमारे पास ये एक्टिविटीज़ होगी और 1 से लेकर 5 तक जो मैंने यहाँ पे इवेंट दिखा दिए। अब इसमें अगर सपोज करो इस फर्स्ट से लेकर सेकंड इवेंट को कंप्लीट करने के लिए हमारे पास 6 डेज़ लग रहे हैं। 2 से लेकर 3 को कंप्लीट करने के लिए हमारे पास 7 डेज़ लग रहे हैं और 2 से लेकर 4 तक को कंप्लीट करने के लिए हमारे पास 8 डेज़ लग रहे हैं। 4 से लेकर 5 हम लेट इट बी 2 डेज़ लग रहे हैं और 3 से लेकर 5 को हमारे पास कंप्लीट इसको करने में 6 डेज़ लग रहे हैं। अब क्रैश का मतलब होता है कि अगर हम किसी एक्टिविटी को क्रैश कर दें, जो इसका टाइम जो था मतलब जो कैलकुलेटेड टाइम था इसको 6 डेज़ था, जो हमने शेड्यूल के मुताबिक इसको कंप्लीट करने के लिए 6 डेज़ रखा था। लेकिन अगर हम इस एक्टिविटी को क्रैश कर दें, क्रैश का मतलब होता है कि 6 की जगह हम इसको 4 ही दिन में कंप्लीट कर दें, तो जो दो डेज़ थे उसको हमने क्रैश कर दिया। क्रैश का मतलब था कि 2 डेज़ हमने इस पर यहाँ से कम कर दिए। लेकिन क्रैश करने से हमारे पास क्या हो जाएगी कि हमारे पास मैन पावर ज़्यादा लगेगी, इक्विपमेंट ज़्यादा लगेगी, उससे हमारे पास कॉस्ट इंक्रीज़ हो जाएगी उससे, क्योंकि अब जो काम हमारा 6 दिन में कंप्लीट हो रहा था वही अगर हम 4 दिन में करेंगे तो ऑब्वियसली हमारा मैन पावर भी मैन पावर ज़्यादा लगेगी, मशीन्स ज़्यादा लगेगी और जो है इक्विपमेंट्स वगैरह ज़्यादा लगेंगे और उससे हमारे पास कॉस्ट इंक्रीज़ हो जाएगी। तो जब हम क्या करते हैं कि किसी भी एक्टिविटी का जो एक्चुअल टाइम है उसको रिड्यूस करके उससे पहले ही इसको कंप्लीट कर देते हैं। अब वो किसी भी रीज़न की वजह से होता है, जैसे अगर हमें किसी प्रोजेक्ट को जल्दी कंप्लीट करना है या किसी एक्टिविटी को जल्दी कंप्लीट करना है तो इस केस में हम क्या करते हैं कि इसको हम कहते हैं क्रैश। अब हमारे पास सेम क्वेश्चन यही क्वेश्चन जो हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है, इसमें इन्होंने बताया कि आपने क्या करना है, किसी भी एक्टिविटी को क्रैश करना, और वो हमें किस एक्टिविटी को क्रैश करना वो हमें क्वेश्चन में नीचे पता चल जाएगा किस एक्टिविटी को क्रैश करना है और कैसे उसको करना है। अब हम स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को आगे सॉल्व करते हैं। अब हमारे पास गिवन में आपको जो सब कुछ दिया है, जैसे एक्टिविटीज़ यहाँ पे शो की हुई है 1 से 2, 1 से 3, 1 से 4, 2 से 5, 3 से 5, 3 से 6 वगैरह, ये सारी एक्टिविटीज़ हमारे पास यहाँ पे दी है। इनका नॉर्मल टाइम दिया है। नॉर्मल टाइम का मतलब है कि कैलकुलेटेड नॉर्मली ये इस एक्टिविटी को कंप्लीट करने में कितना टाइम लग रहा था, 7 डेज़ लग रहे थे और इसकी नॉर्मल कास्ट जो थी इस एक्टिविटी को कंप्लीट करने के लिए हमारे पास 700 रुपीज़ लग रहे थे। लेकिन अब इसको 7 की जगह हमने 4 डेज़ में कंप्लीट कर दिया तो ऑब्वियसली हमारी कास्ट इंक्रीज़ हो जाएगी और ये हो जाएगा हमारे पास 8, जहाँ हमारे पास इसको कंप्लीट करने के लिए 750 रुपीज़ लग रहे थे, वहीं अब यहाँ पे इसको 850 रुपीज़ लग रहे हैं। सेम इन केस ऑफ 1 to 3rd, नॉर्मल टाइम इसके लिए 5 था, क्रैश नॉर्मल कास्ट इसके लिए 500 थी। अब इसी को हमने 5 की जगह हम 3 दिन में कंप्लीट करेंगे तो ऑब्वियसली हमारी कास्ट इंक्रीज़ हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें हमें क्वेश्चन में गिवन होगी, एक्टिविटी, नॉर्मल टाइम, क्रैश, नॉर्मल कास्ट, क्रैश टाइम, क्रैश कास्ट, ये सारा क्वेश्चन में दिया होगा। तो आप देख सकते हो कि हमारे पास क्रैश कास्ट जो है हमेशा नॉर्मल कास्ट से ज़्यादा है और क्रैश टाइम जो है हमेशा नॉर्मल टाइम से कम ही होगा। तो ये जहाँ तक आपके पास क्वेश्चन में सब कुछ गिवन दिया होगा। अब नेक्स्ट जो है कॉस्ट स्लोप, ये हमें खुद फाइंड आउट करना है। अब कॉस्ट स्लोप मैं आपको नीचे बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप इसको हमने सॉल्व कैसे करते हैं। अब फर्स्ट स्टेप में हमने कॉस्ट स्लोप फाइंड आउट करना है फर्स्ट से 2 एक्टिविटी के लिए। अब जैसे मैंने यहाँ पे नेटवर्क ड्रा किया हुआ है, ये आप देख सकते हो कि नेटवर्क इस डायग्राम जो हमारे पास ये एक्टिविटीज़ दी है इनके लिए हमने यहाँ पे नेटवर्क ड्रा किया है 1 से 2, फिर 2 से 5, 5 से 7, यहाँ से 1 से 3, 3 से 5, 5 से 7, जो जैसे जैसे इसने एक्टिविटीज़ बोली थी उस हिसाब से मैंने, जैसे इसने बोला है 1 से 2 तो 1 से 2 हमने एक बना लिया। फिर इसने बोला 1 से 3 मतलब 1 से ही 3 के लिए भी जो है 3 का प्रोड्यूसर भी 1 था, 2 का भी 1 ही प्रोड्यूसर था और 4 का भी प्रोड्यूसर 1 था, यहाँ पे जैसे दिख रहा है। फिर 2 से 5 इसने बोला, फिर हम 2 से 5 गए, फिर इसने बोला 3 से भी 5, 3 से भी हम 5 गए, फिर इसने बोला 3 से 6 और 3 से भी 6 गए, फिर उसने बोला 4 से 6, 4 से भी 6 के लिए हमने नेटवर्क ये एक्टिविटी ड्रॉ की। फिर 5 से 7, 5 से 7 और लास्ट था 6 से 7, यहाँ से हमारे पास नेटवर्क ड्रॉ हो गया। नॉर्मल टाइम का, क्रैश टाइम, नॉर्मल कास्ट, क्रैश कास्ट, ये हमें क्वेश्चन में गिवन दी हुई थी। हमें सिर्फ एक्टिविटी को क्रैश करना था, वो किस एक्टिविटी को क्रैश करना है वो हमें नीचे यहाँ पे पता चल जाएगा। अब हमने क्या कर दिया, फॉर एक्टिविटी फर्स्ट टू सेकंड के लिए हमने कास्ट स्लोप फाइंड आउट करना है। तो कास्ट स्लोप फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है क्रैश टाइम माइनस नॉर्मल, क्रैश कास्ट माइनस नॉर्मल कास्ट माइनस नॉर्मल टाइम अपॉन क्रैश टाइम।
अब देखो क्रैश कास्ट फर्स्ट टू सेकंड एक्टिविटी के लिए हमारे पास क्रैश कास्ट कितनी दी है 850, और वहीं पे अगर हम देखेंगे नॉर्मल कास्ट कितनी है हमारे पास 700। वहीं पे अगर हम देखेंगे फिर नीचे डिवाइडेड में है नॉर्मल टाइम माइनस क्रैश टाइम। अब हमेशा नॉर्मल टाइम क्रैश टाइम से ज़्यादा हो सकता है, इसलिए हमने नॉर्मल में से क्रैश को माइनस किया, और हमेशा क्रैश कास्ट जो है नॉर्मल कास्ट से ज़्यादा होती है, इसलिए हमने क्रैश को नॉर्मल में से माइनस किया। अगर हम यहाँ पे नॉर्मल माइनस क्रैश करते एज इन द जैसे टाइम के हिसाब से किया तो वो गलत हो जाता है, फिर हमारे पास वैल्यू नेगेटिव में आती है। तो हमने वो देखना कि बड़े में से छोटे को माइनस करना, फॉर्मूला उसी हिसाब से एडजस्ट किया गया है, क्रैश टाइम माइनस क्रैश कॉस्ट माइनस नॉर्मल कास्ट डिवाइडेड बाय नॉर्मल टाइम माइनस क्रैश टाइम। अब फर्स्ट एक्टिविटी फर्स्ट से सेकंड एक्टिविटी के लिए हमारे पास क्या दिया है कि हमारे पास जो है 850 क्रैश कॉस्ट, 700 नॉर्मल कास्ट, और उसके बाद जो है नॉर्मल टाइम हमारे पास 7 दिया है, जैसे यहाँ पे दिया है नॉर्मल टाइम 7, और हमारे पास 4 जो दिया है क्रैश टाइम। तो इसको सॉल्व करके हमारे पास कितना आया 50 सोल्यूशन, और वही 50 मैंने यहाँ पे टेबल में दिखाया ऊपर आपको। फिर सेकंड फॉर 1 से 3rd के लिए, 1 से 3rd के लिए अगर हम देखेंगे जो हमारे पास 1 से 3rd एक्टिविटी के लिए हमारे पास क्रैश कॉस्ट कितनी है 700, और वही 700 मैंने यहाँ पे पुट की है। फिर उसके बाद अगर हम देखेंगे क्रैश इसकी नॉर्मल कास्ट कितनी है 500 जैसे यहाँ पे दिख रही है, और इसके बाद इसका डिवाइडेड बाय नॉर्मल टाइम इसका 5 है और क्रैश टाइम इसका 3 है। तो वही हमने यहाँ से फार्मूला ड्रा करके इसका ये फाइंड आउट किया। वैसे ही आपने हर एक्टिविटी के लिए यही फार्मूला अप्लाई करके सबका हमने कास्ट स्लो फाइंड आउट करना है, और वो कास्ट स्लो फाइंड आउट करने के बाद हम यहाँ पे इस टेबल में वो वैल्यूज़ पुट करेंगे। तो अब ये बिल्कुल सिंपल है, जैसे फार्मूला है, फार्मूला में वैल्यूज़ पुट आपको करनी है और उनको सॉल्व करना है। अब मैंने यहाँ पे हर एक्टिविटी के लिए अलग अलग जो है ये सॉल्व किए हुए हैं। जैसे मैंने यहाँ पे अब नीचे आता है 3 से 5 के लिए मैंने यहाँ पे सॉल्व किया है। 3 से 5 का अगर हम देखेंगे जो एक्टिविटी हमारे पास 3 से 5 है, 3 से 5 के लिए क्रैश कास्ट हमारे पास 1000 है, और वही 1000 मैंने यहाँ पे पुट की हुई है। फिर उसके बाद इसकी नॉर्मल कास्ट जो है 700 है, और वही 700 मैंने यहाँ पे पुट की हुई है। फिर इसका अगर हम देखेंगे 3 से 5 एक्टिविटी के लिए नॉर्मल टाइम 5 है और क्रैश टाइम 5 है, ये 3 है, तो वही हमें 5 में से 3 कर दिया। तो हर एक्टिविटी के लिए हम कास्ट स्लो फाइंड आउट करेंगे जैसे हमारे पास फॉर्मूला है। तो इससे हम क्या करेंगे, हर एक्टिविटी के लिए मैंने यहाँ पे कास्ट स्लो फाइंड आउट करके, जैसे नीचे आपको ये वीडियो में शो हो रहा होगा कि सारी हमने कास्ट स्लो फाइंड आउट करके ये है, फिर हमने यही वैल्यूज सारी हमने इधर कास्ट स्लो टेबल में लिख ली। यहाँ तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट उसके बाद अगर हम देखेंगे नेक्स्ट इसमें एक और चीज़ इसमें गिवन में दी हुई है कि हमारे पास इनडायरेक्ट कास्ट जो है पर वीक वो हमारे पास दी है 200। ये गिवन है क्वेश्चन में कि इनडायरेक्ट कास्ट जो भी प्रोजेक्ट में आपकी यूज़ हो रही है वो है 200 पर वीक। पर वीक के हिसाब से आपको 200 एक्स्ट्रा कास्ट लग रही है, वो इनडायरेक्ट कास्ट है, वो आपकी प्रोजेक्ट कास्ट नहीं है, वो ये गिवन आपको क्वेश्चन में दी हुई है। अब उसके बाद जो है मैंने जैसा आपको फर्स्ट स्टेप में बताया, फर्स्ट स्टेप में हमने कास्ट स्लो फाइंड आउट किया और वो वैल्यूज़ हमने टेबल में यहाँ पे पुट कर दी। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम देखेंगे नेक्स्ट स्टेप में हमें नेटवर्क बनाना है। अब नेटवर्क जो है मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जैसे हमारे पास एक्टिविटी दी उस हिसाब से हमने नेटवर्क ड्रॉ कर दिया। यहाँ पे नेटवर्क ड्रॉ करने के बाद हमने थर्ड स्टेप में क्या करना है, क्रिटिकल पाथ फाइंड आउट करना है। एज जैसे फर्स्ट ये जो हम प्रीवियस वीडियो जो है उसमें हम क्रिटिकल पाथ फाइंड आउट करते थे, सेम हमने इधर भी क्रिटिकल पाथ वैसे ही फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हम देखेंगे पॉसिबल नेटवर्क्स कितने बनते हैं यहाँ पे। जैसे पॉसिबल नेटवर्क्स हमारे पास बन रहे हैं 1 2 5 7, 1 3 5 7, 1 3 6 7, 1 4 6 7, जितने भी पॉसिबल नेटवर्क्स थे वो मैंने सारे यहाँ पे लिख लिए। फिर किसका कितना टाइम ड्यूरेशन था वो हमारे पास यहाँ पे मैंने लिख लिया। अब वीक्स या डेज जो आपको क्वेश्चन में दिया होगा, जिस हिसाब से आपको टाइम वीक्स में दिया होगा या ड्यूरेशन डेज में दिया होगा, उस हिसाब से आपने इनको लिखना है। तो सबको ऐड करके हमारे पास आया। अब यहाँ पे देखो आप हमारे पास दो एक्टिविटीज़, दो पास ऐसे आ रहे हैं जिनका सेम नंबर ऑफ जो मतलब जो टाइम आ रहा है, यहाँ भी 18 आ रहा है और यहाँ भी 18 आ रहा था। अब क्रिटिकल पाथ वो होता है जिसका लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन होगा। अब यहाँ पे दो पाथ्स ऐसे आ रहे हैं जिनका सेम ड्यूरेशन है, 18 दोनों का है, तो हम इन दोनों में से किसी एक को सिलेक्ट कर लेंगे क्योंकि दोनों का लॉन्गेस्ट जो है 18 ही है। फिर नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास हो जाता है, नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, नॉर्मल प्रोजेक्ट का कंप्लीटेशन टाइम या क्रिटिकल पाथ जिसको हम कहेंगे वो हमारे पास कितना आ गया 18 वीक। हमें यहाँ से पता चल गया कि मैक्सिमम टाइम कितना लग रहा है इस वाले किसी भी जो भी हमारा क्रिटिकल पाथ है उसका 18 वीक्स है। तो इसके बाद हमने क्या करना है, टोटल डायरेक्ट नॉर्मल कास्ट हमें फाइंड आउट करनी है। अब ये 6500 कहाँ से आया, जो हमारे पास फर्स्ट टेबल दिया था, इधर हमने क्या कर दिया, नॉर्मल कास्ट जो था इसका एल्जेब्रिक सम करके हमने देखा, इसका एल्जेब्रिक सम आ रहा था हमारे पास 6500 आ रहा था, वो मैंने लिख ली। टोटल डायरेक्ट नॉर्मल कास्ट जो हमारे पास क्वेश्चन में दी, ये हमने यहाँ से ऐड करके निकाली। इनडायरेक्ट कास्ट पर वीक 200, ये भी हमारे पास मैंने आपको अभी आपको बताया कि जो हमारे पास गिवन क्वेश्चन में दी हुई थी, तो वो 200 मैंने यहाँ पे लिखा। अब टोटल इनडायरेक्ट कास्ट कितनी बनेगी, जैसे यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ वीक्स कितने लग रहे हैं हमारे पास, उसको ये क्रिटिकल पाथ में नंबर ऑफ वीक्स कितने आ रहे हैं 18 पर वीक। हमारे पास जो इनडायरेक्ट कास्ट थी 200 थी, उसको 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ गया 3600। उसके बाद हमारे पास क्या हो गया, अब टोटल डायरेक्ट नॉर्मल कास्ट। अब ये टोटल सबका हम इस सब का सम करेंगे,
6500 यही डायरेक्ट कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट में आ गई हमारे पास जो ये डायरेक्टली आपको एक्टिविटीज़ को कंप्लीट करने के लिए दी गई है, और इनडायरेक्ट कॉस्ट जो आपको पर वीक लग रही है, और 18 वीक्स में जितना मल्टीप्लाई करके इसको आएगा। तो 6500 प्लस 3600 कंप्लीट करके हमारे पास ऐड करके आ गया हमारे पास 10100। तो 10,100 आपकी टोटल कास्ट आई इस एक्टिविटी या सॉरी इस क्रिटिकल पाथ को कंप्लीट करने के लिए, या इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए आप कह सकते हो, क्योंकि मैक्सिमम टाइम हमें यहाँ से पता चल गया, तो मैक्सिमम टाइम के हिसाब से हमने टोटल कास्ट इसकी फाइंड आउट की। अब मैं जो हमारे पास क्वेश्चन में इसने पूछा था कि एक्टिविटी को क्रैश करना है, अब किस एक्टिविटी को क्रैश करना है और कैसे क्रैश करना है वो हम नीचे अब नेक्स्ट स्टेप में इसको सॉल्व करेंगे। अब जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है क्रैशिंग ऑफ एन एक्टिविटी। अब ऊपर हमने पढ़ा कि हमारे पास दो क्रिटिकल पाथ्स आ रहे थे जिनका सेम ड्यूरेशन आ रहा था 18 वीक्स और 18 वीक्स। तो यहाँ पे मैंने क्या लिख लिया, यहाँ पे आपको टेबल पे दिख रहा होगा सीरियल नंबर सबसे पहले, फिर क्रिटिकल पाथ्स लिखे, क्रिटिकल एक्टिविटीज़ लिखी, क्रैश लिमिट लिखा और कास्ट स्लोप लिखा। अब जो क्रिटिकल पाथ्स बन रहे थे यहाँ पे 1 2 5 7, वही मैंने यहाँ पे लिख लिया 1 2 5 7। दूसरा बन रहा था हमारे पास 1 4 6 7, और वही मैंने यहाँ पे लिख लिया 1 4 6 7। अब इनकी क्रिटिकल एक्टिविटीज़ कौन कौन सी है, अब देखो ये जो हमारे पास है 1 2 5 7, तो क्रिटिकल एक्टिविटीज़ हो गया 1 से 2, 2 से 5, 5 से 7, वही मैंने यहाँ पे लिख लिया 1 से 2, 2 से 5, 5 से 7। अब सेम 1 4 6 7 के लिए मैंने क्या लिख लिया, इसकी क्रिटिकल एक्टिविटीज़ 1 से 4, 4 से 6 और 6 से 7, वो मैंने यहाँ पे क्रिटिकल एक्टिविटीज़ लिख ली। अब नेक्स्ट हमारे पास जो टेबल में पॉइंट है क्रैश लिमिट। क्रैश लिमिट का मतलब होता है नॉर्मल टाइम माइनस क्रैश टाइम। अब अगर हम टेबल में देखेंगे जो हमारे पास गिवन टेबल था उसमें क्रिटिकल एक्टिविटीज़ 1 से 2 के लिए नॉर्मल टाइम और क्रैश टाइम कितना था, ये देखो 1 से 2 के लिए हमारे पास नॉर्मल टाइम 7 दिया था और क्रैश टाइम 4 दिया था, वही मैंने यहाँ पे लिखा है 7 - 4 = 3। उसके बाद अगर हम देखेंगे 2 से 5 एक्टिविटीज़ के लिए, जो हमारे पास 2 से 5 एक्टिविटीज़ के लिए इसके नॉर्मल टाइम है हमारे पास 9 और जो क्रैश टाइम है हमारे पास है 7, तो मैंने इसको माइनस कर दिया 7 9 - 7 और बाकी 2। फिर उसके बाद जो 5 से 7 एक्टिविटीज़ है 5 से 7, ये हमारे पास 5 से 7 है, इसके लिए नॉर्मल टाइम 1 है और क्रैश टाइम 1, ये सॉरी नॉर्मल टाइम 2 है और क्रैश टाइम 1 है, तो ये हो गया 2 - 1 = 1। वैसे इन द सेम केस आप 1 से 4, 4 से 6, 6 से 7 के लिए जो एक्टिविटीज़ है उनका नॉर्मल टाइम माइनस क्रैश टाइम करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यूज़ आएंगी जो इस टेबल्स में आपको सब कुछ दिया है। 4 से 6 के लिए दिया है, 6 से 7 के लिए दिया है, तो उनको माइनस करके हमारे पास ये आएगा। अब नेक्स्ट जैसे यहाँ पे टेबल में शो हो रहा है आपको, यहाँ मैंने कास्ट स्लोप लिखा हुआ है। अब कास्ट स्लोप मैंने आपको पहले ही बताया, कास्ट स्लोप हमने कैसे कैलकुलेट किया, वो जो फर्स्ट स्टेप था, और वो जो वैल्यूज़ है हमारे पास वो हम यहाँ से लिखेंगे। अब हमने लिखना है एक्टिविटी फर्स्ट 1 से 2 के लिए कास्ट स्लोप हमारे पास कितना है। अब ये देखो एक्टिविटी 1 से 2 इसका कास्ट स्लोप हमारे पास कितना है 50, तो वही 50 मैंने यहाँ पर लिखा। अब दूसरी एक्टिविटी है 2 से 5, तो 2 से 5 के लिए जो हमारे पास कास्ट स्लोप आएगा, तो 2 से 5, ये देखो 2 से 5 के लिए कास्ट स्लोप आपके पास आ रहा है 225, और वही 225 मैंने यहाँ पे वैल्यू ऐड की। फिर 5 से 7 के लिए अगर हम देखेंगे, 5 से 7 के लिए 100, वैसे ही 5 से 7 के लिए हमारे पास जो है वो 100। सेम इन द केस ऑफ ये वाला केस इधर भी सेम, तो आप क्या करोगे, कास्ट स्लोप इसके तीनों के भी लिख ले और ये तीनों के कास्ट स्लोप आप फर्स्ट टेबल से लिख लोगे। अब क्रैश का अब आएगा, अब है किस एक्टिविटी को हमें क्रैश करना है, जिसका कास्ट स्लोप मिनिमम होगा। अब यहाँ पे मिनिमम देखो कास्ट स्लोप किस वाली चीज़ का, किस वाली एक्टिविटी का कास्ट स्लोप आपका मिनिमम आ रहा है। यहाँ पे 50 वैल्यू आई, 225 आई, 100 आई, तो इन तीनों की मिनिमम अगर हम देखेंगे वो है हमारे पास 50, और 50 कौन सी एक्टिविटी है 1 से लेकर 2 तक। तो मतलब हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो नेटवर्क डायग्राम में 1 से लेकर 2 वाली एक्टिविटी है, इसमें हमने क्या करना है, एक्चुअल टाइम कंप्लीट करने में इसको कितना लग रहा था 7 वीक्स लग रहा था, इसमें हमने 1 वीक हमने कम कर देना, मतलब एक इसको क्रैश कर देना। तो क्रैश का मतलब ही था टाइम को कम कर देना। तो वो कौन सी एक्टिविटी को हमने क्रैश करना था, वो जिसका कास्ट स्लोप मिनिमम होगा। सेम इन द केस अगर हम दूसरे टेबल में देखेंगे, यहाँ पे हमारे पास तीन वैल्यूज आ रही है 200, 125 और 350। तो 125 जो आ रही है मिनिमम वैल्यू आ रही है कास्ट स्लोप की, तो इसकी कौन सी, इसके साथ कौन सी एक्टिविटी आ रही है 4 से 6 वाली, और जो ये 4 से 6 वाली है इसका एक्चुअल ड्यूरेशन था 7, अब इसको हम 1 कम कर देंगे तो ये हो जाएगा 6। अब वही मैंने नेक्स्ट जो है यहाँ पे आपका जो अब नया नेटवर्क डायग्राम बनाया, अब जो 1 से लेकर 2 एक्टिविटी था इसका एक्चुअल ड्यूरेशन 7 था, अब नेक्स्ट जो है इसका हमने 1 क्रैश कर दिया, तो अब एक्चुअल ड्यूरेशन आप जो कल अब नेक्स्ट ड्यूरेशन जो अब इसका बचा वो 6, बाकी सेम आपका वही रहेगा। 2 से लेकर 5 9 था, तो ये 9 ही रहा। 5 से लेकर 7 2 था, ये 2 ही रहा। वैसे ही 1 से लेकर 3 5 था, ये 5 ही रहा। चेंज सिर्फ हमें उसमें आया जिसका कास्ट स्लोप हमारे पास मिनिमम आया जिन एक्टिविटीज़ का। इसका भी 7 था, हमने 6 कर दिया, 7 था तो हमने 6 कर दिया। अब नेक्स्ट सेम वही प्रोसेस हम अडॉप्ट करते रहेंगे, फिर से वैसे ही हम करते रहेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व, कि जो हमारे पास था फिर हम क्रिटिकल पाथ, फिर वही क्रिटिकल पाथ फाइंड आउट करेंगे। क्रिटिकल पाथ फाइंड आउट करने के लिए फिर भी हम देखेंगे पॉसिबल पाथ कौन कौन से बन रहे हैं, वही सेम 1 2 5 7 1 3 5 7 1 3 6 7 1 4 6 7 जो पॉसिबल पाथ्स बन रहे हैं। अब फिर हमारे पास जो है 2
ऐसे पास आ रहे हैं जिनका सेम ड्यूरेशन है 17 फिर हम सेम वही करेंगे कि प्रोजेक्ट कंप्लीटेशन टाइम हमारे पास कितना आया 17, पिछले में आ रहा था 18, अब इसमें हो गया 17। तो क्रिटिकल पाथ्स हमारे पास अब फिर से 2 आ गए हमारे पास 1 2 5 7 और 1 3 6 7, 2 आगे। अब इसके बाद हमने क्या करना है, टोटल कास्ट सेम वही प्रीवियस स्टेप्स रिपीट हो रहे हैं, लेकिन अब थोड़ी बहुत इसमें वैल्यू चेंज हो जाएगी। अब उसमें जैसे हमने पिछले में हमने टोटल कास्ट निकालने के लिए हमने क्या कर दिया था, टोटल डायरेक्ट कास्ट और टोटल इनडायरेक्ट कास्ट का सम जो आया था हमारे पास टोटल कास्ट निकली थी। लेकिन इसमें हमने क्या करना है, प्रीवियस टोटल कास्ट। अब प्रीवियस टोटल कास्ट हमारे पास यहाँ पे जो आपको दी हुई है 10,100 जो हमारे पास टोटल प्रीवियस कास्ट आ गई। अब इसमें प्लस करना है हमने डायरेक्ट कास्ट, माइनस करना है इसमें से इनडायरेक्ट कास्ट। अब वही मैंने लिखा 10,100 प्लस। अब ये डायरेक्ट कास्ट कहाँ से आई, ये डायरेक्ट कास्ट आई हमारे पास जो 2 कास्ट स्लोप मिनिमम वाले 2 कास्ट स्लोप थे, एक ये 50 और प्लस ये 125 वाला, तो वही मैंने यहाँ पे लिखा 50 + 125 वाला। और ये इनडायरेक्ट कास्ट -200 ये क्वेश्चन में हमारे पास गिवन दी हुई थी। तो अब ये हमारे पास कितना आया 10,075। अब इस क्वेश्चन को हमने तब तक रिपीट करता जाना है, मतलब एक्टिविटीज़ को हम क्रैश तब तक करना है जब तक ना हमारे पास ये वाली कास्ट जो है इस प्रीवियस कास्ट से ज़्यादा आ जाए, तो तब तक हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करते जाना है। अब मैं इस क्वेश्चन को यहीं पे कंप्लीट कर रहा हूँ क्योंकि अब ये सेम स्टेप्स रिपीट हो जाएंगे। अब मैं फिर से नेटवर्क हमारा अब थर्ड नेटवर्क बनेगा, उसमें हमें क्या करना है, एक एक्टिविटी अब क्या करना है, इनको सेलेक्ट करना है, फिर से यही वाला टेबल हमें बनाना है। जो जो हमारे पास ये 2 क्रिटिकल पाथ्स आ रहे थे सेम, इनको मैं यहाँ पे लिखूंगा, फिर सेम क्रिटिकल एक्टिविटीज़ लिखूंगा, फिर इनकी क्रैश लिमिट निकालूंगा, क्रैश लिमिट निकालने के बाद इन वाली एक्टिविटीज़ का कास्ट स्लोप निकालूंगा जो अभी इसमें आ रही है, जो ये क्रिटिकल पाथ्स यहाँ पे बना रहे हैं। फिर मैं देखूंगा कि जो मिनिमम आ रहा है यहाँ से, जिनका कास्ट ऑफ मिनिमम आ रहा है उनको मैं उनका फिर से एक वीक उनका मैं क्रैश कर दूंगा। तो सेम प्रोसेस फिर वही नेक्स्ट स्टेप के लिए आपका ये टोटल कास्ट निकालने के लिए फॉर्मूला सेम रहेगा। अब आपको ये प्रोसेस तब तक रिपीट करना है जब तक ना हमारे पास ये वाली कास्ट जो है प्रीवियस कास्ट से हमारे पास ज़्यादा आ जाएगी। तो ये प्रोसेस, अब लास्ट स्टेप हमने क्या करना है, रिपीट द सेम प्रोसेस अंटिल वी गेट द ऑप्टिमम रिजल्ट। अब मेन जो हमारे पास यहाँ पे रीज़न था इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, क्रैश को सॉल्व करने का, क्रैश की हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो ऑप्टिमम आएगा। ऑप्टिमल रिजल्ट का मतलब जो है कि कास्ट मोर देन द प्रीवियस कास्ट। अब हमारे पास जो है ये कास्ट जो है प्रीवियस कास्ट थी हमारे पास 10,100 और अभी जो हमने कास्ट कैलकुलेट की वो है हमारे पास 10,075। इस क्वेश्चन को हमने तब तक रिपीट करना है जब तक ना ये कास्ट इससे ज़्यादा हो जाए। सपोज करो ये जो है ये कास्ट होगी हमारे पास 10,200। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसी नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट स्टेप सॉल्व करके, तो तब हम इस क्वेश्चन का कहेंगे कि ये हमारे पास ऑप्टिमल रिजल्ट आया। कि कब तक हमारे पास, फिर हम देखेंगे कि जो ऑप्टिमल रिजल्ट हो सकता है कि इधर 6 की जगह अब 5 एक्टिविटीज़ बची, और जो ये अब जो वाली एक्टिविटी क्रैश होगी, मैं इसी के एग्जाम में अब मैंने अभी इस स्टेप में हमारी यही एक्टिविटी क्रैश होगी तो मैं इसी के एग्जांपल दे रहा हूँ। तो जो वाली एक्टिविटी आपको क्रैश होगी उसको आपने एक वीक या जितना भी एक वीक हमें उसका कम कर देना है, तो उस हिसाब से आपका ऑप्टिमल रिजल्ट मिल जाएगा। जब आपके पास ये कास्ट जो है आपकी प्रीवियस कास्ट से ज़्यादा आ जाएगी तो वो आपका ऑप्टिमल रिजल्ट आ जाएगा। आई होप कि आपको यहाँ तक ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। तो ये इसका लास्ट स्टेप था। तो ये जो आपको लास्ट स्टेप में जो ऑप्टिमल रिजल्ट निकल जाएगा, ये वैल्यू आएगी, जब ये वैल्यू आपको प्रीवियस क्लास से ज़्यादा आ जाएगी तो वो आपका ऑप्टिमल रिजल्ट आएगा। अब इसके साथ कुछ थोड़ी बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स जो थी जो पिछली वीडियोस में मैं मिस कर गया था, तो उन टर्म्स को मैं इसमें कंटिन्यू करूँगा। तो इसमें स्लैक एक टर्म है या जिसको हम फ्लोट भी कहते हैं। स्लैक का वही मतलब है जैसे मैं पिछले वीडियोस में हमने देखा था फ्लोट, डिफरेंस बिटवीन लेटेस्ट स्टार्ट टाइम और अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम या लेटेस्ट फिनिश टाइम और अर्लीस्ट फिनिश टाइम, इसको हम स्लैक कहते हैं। इसका मतलब है लेटेस्ट स्टार्ट टाइम माइनस लेटेस्ट स्टार्ट टाइम माइनस अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम, या तो लेटेस्ट फिनिश टाइम माइनस अर्लीस्ट फिनिश टाइम। तो ये मतलब हमारे पास स्लैक आता है। और एक और टर्म है इसमें जो है रिसोर्स लेवलिंग, और दूसरी इसी के साथ में रिसोर्स स्मूथनिंग। इन दो टर्म को हम जो है डिफरेंस के जरिए हम इन दोनों टर्म को अंडरस्टैंड करेंगे। अब पहला इसने बोला रिसोर्स लेवलिंग। रिसोर्स लेवलिंग का मतलब होता है कि जब हमारे पास क्या होता है कि किसी भी एक्टिविटी का स्टार्ट और एंड पॉइंट हम क्या कर सकें, उसका चेंज कर सकें, लेकिन उस चेंज करने से जो हमारा शेड्यूल है उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। और वो चेंज हम कब करेंगे, जब हमारे पास रिसोर्सेज में रिसोर्स लिमिटेशंस होगी। मैं आपको इसको एग्जांपल के जरिए दोनों चीज़ों को अंडरस्टैंड करवाने की आपको कोशिश कराऊंगा। अब सपोज करो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया कि 1 से लेकर 2 एक्टिविटी हमारे पास है एक्सक्वेशन वर्क। अब इस एक्सक्वेशन वर्क को आपको कंप्लीट करने के लिए आपको 6 डेज लग रहे थे, लेट इट बी 6 डेज लग रहे थे। अब ड्यू टू अननोन रीज़न की वजह से आपको, अब एक्सक्वेशन वर्क के लिए हम जनरली देखेंगे हमारे पास एक्सक्वेटर्स लगते हैं,
बुलडोज़र्स लगते हैं, जो भी एक्सकेवेटर आपके पास एक्सकेवेशन वर्क के लिए आप यूज़ करो। तो किसी अननोन रीज़न की वजह से या किसी डिलेज की वजह से हमारे पास जो है ये अवेलेबल नहीं हो सके। अब हमें क्या करना पड़ा, काम जो हमारा, अब हमारा जो है सपोज करो हमने इसको 1 जैन को स्टार्ट करना था और 7 इसका लास्ट डे था हमारा एक्सकेवेशन वर्क का, लेकिन अननोन रीज़न की वजह से हम इस एक्सकेवेशन वर्क को 1 को स्टार्ट नहीं कर पाए। अब 2 या 3 जनवरी को हमने इसको स्टार्ट कर दिया, मतलब यहाँ तो हम इसका लेटर जो स्टार्ट टाइम है उसको चेंज किया, यहाँ तो हमने फिनिश टाइम इसको चेंज किया। और किसकी वजह से किया, ड्यू टू अनअवेलेबिलिटी ऑफ द रिसोर्सेज की वजह से, रिसोर्स लिमिटेशन की वजह से हमें इसको चेंज करना पड़ा। लेकिन इसकी जो इसका कंप्लीटेशन टाइम पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। अब कंप्लीटेशन मतलब क्या है कि 7 जनवरी को हमें इसे कंप्लीट करना ही करना था। अगर बाई चांस हमें इसको 2 या 3 को भी स्टार्ट करना पड़ा, लेकिन कंप्लीट हमें किसी भी हाल में इसको 7 से पहले ही करना है या 7 तक इसको कंप्लीट कर देना है। तो इस चीज़ को हम कहते हैं रिसोर्स लेवलिंग, जिसमें हम क्या करते हैं कि स्टार्ट या फिनिश टाइम तो हम चेंज करते हैं, लेकिन एक्चुअल टाइम पे, एक्चुअल कंप्लीटेशन टाइम पे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जैसे इसने यहाँ पे बोला है फर्स्ट पॉइंट, स्टार्ट एंड फिनिश डेट्स कैन बी चेंज। अब लेकिन रिसोर्स स्मूथनिंग में ऐसा नहीं होता है, स्टार्ट्स और फिनिश डेट हम चेंज नहीं कर सकते हैं। अब रिसोर्स लेवलिंग और स्मूथ लेवलिंग में फर्स्ट पॉइंट ये है कि इसमें हम फिनिश डेट और लास्ट डेट को, स्टार्ट डेट और फिनिश डेट को चेंज कर सकते हैं, लेकिन इसमें चेंज नहीं कर सकते हैं। दूसरा है कि मेन कंस्ट्रेंट्स आर योर रिसोर्सेज। अब इसने बोला कि रिसोर्स लेवलिंग में जो डिलेज आते हैं या जो हम स्टार्ट टाइम और फिनिश टाइम हमें चेंज करना पड़ा, वो किसकी वजह से आता है, रिसोर्स के लिमिटेशन की वजह से या रिसोर्सेज के अनअवेलेबिलिटी की वजह से हमें चेंज करना पड़ा। लेकिन रिसोर्स स्मूथनिंग में क्या होता है कि हमें जो मेन कंस्ट्रेंट्स हैं वो है प्रोजेक्ट और डेट, कि अगर हमें कभी कभी प्रोजेक्ट या डेट में कोई प्रॉब्लम आ गई, हमारे प्रोजेक्ट में कोई प्रॉब्लम आ गई या हमारे पास डेट में कोई प्रॉब्लम आ गई, उसकी वजह से हमारे पास जो हमें चेंजेस करनी पड़ी, वो हम रिसोर्स स्मूथनिंग में, उसको हम रिसोर्स स्मूथनिंग कहते हैं। फिर आता है रिसोर्स लेवलिंग इज़ यूजुअली शेड्यूल्ड फर्स्ट। तो रिसोर्स लेवलिंग हम फर्स्ट शेड्यूलिंग करते हैं और उसके बाद जब हमारे पास रिसोर्स लेवलिंग की शेड्यूलिंग हो जाएगी, फिर हम रिसोर्स स्मूथनिंग परफॉर्म करते हैं। अब है इट कैन बी इम्प्लीमेंटेड फॉर टास्क ऑन क्रिटिकल पाथ्स। अब इसने बोला कि रिसोर्स लेवलिंग को हम जो क्रिटिकल पाथ्स में जो भी टास्क आएंगे उनको हम उसके लिए इम्प्लीमेंट इसको कर सकते हैं। अब इसको हम थ्रू डायग्राम अंडरस्टैंड करेंगे। अब मैंने आपको यहीं पे एग्जांपल दिया कि हमारे पास ये नेटवर्क है 1 2 3 5 4, लेट इट बी, ये हमारे पास एक नेटवर्क है। तो लेट करो इसको कंप्लीट करने, ये 7 है, ये 8 है, ये 9 ड्यूरेशन, ये इसका 2 है और इसका 3 है। अगर यहाँ पे मैं क्रिटिकल पाथ देखूंगा तो वो हो जाएगा, और ऑब्वियसली ये वाला क्रिटिकल पाथ यहाँ पे लग रहा है, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, ये इसका क्रिटिकल पाथ है क्योंकि इसका मैक्सिमम टाइम है 7 8 9, तो जो ये सम इसका मैक्सिमम आएगा। अब इसने क्या बोला, इसने बोला कि जो रिसोर्स लेवलिंग है इसको हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं जो भी टास्क हमारे क्रिटिकल पाथ्स पे आते हैं। अब क्रिटिकल पाथ्स पे कौन कौन से टास्क आते हैं, लेट इट बी, मैं इसको एग्जांपल के तौर पे अगर आपको समझाऊंगा तो ये हमारा एक्सकेवेशन वर्क है। ये जो एक्टिविटी है 1 से लेकर 2, ये एक्सकेवेशन ऑफ फाउंडेशन है हमारा। उसके बाद इसको मान लो आप, जो 2 से लेकर 4 एक्टिविटी है ये है लेइंग ऑफ कंक्रीट इन फाउंडेशन, लेइंग ऑफ कंक्रीट। उसके बाद आप इस वाली एक्टिविटी 2 से 3 को मानो आप ब्रिक वर्क इन फाउंडेशन, ब्रिक वर्क इन फाउंडेशन। इस वाले को मान लो आप ब्रिक वर्क इन सुपर स्ट्रक्चर। और इस वाले को हम मानते हैं कि ये हमारे पास जो है प्लास्टरिंग वगैरह। तो ये जो क्रिटिकल पाथ्स पे जो टास्क आ रहे हैं, इन टास्क पे हम रिसोर्स लेवलिंग को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो ये जो पाथ्स हैं जो बाकी 2 बचे, इनमें हम रिसोर्स लेवलिंग को इंप्लीमेंट नहीं कर सकते हैं। आई होप आपको ये चीज़ जो है क्लियर होगी। जो न्यूमेरिकल जो क्रिटिकल पाथ पे ये क्रैशिंग पे था, आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो बाकी जो भी आपको प्रॉब्लम्स वगैरह आएंगी आप उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक और शेयर ज़रूर करें। और हाँ, जो पिछली मैंने जो वीडियोस अपलोड की हैं उनके नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में, हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो जिसको अगर वीडियोस में कोई अंडरस्टैंड करने में प्रॉब्लम आ गई होगी तो नोट्स आप डिस्क्रिप्शन से ले सकते हो, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। थैंक यू। तो प्लीज़ कीप सपोर्टिंग मी।